हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 सेमेस्टर 3 इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें पार्ट 1 हमने पलासी की लड़ाई, पार्ट 2 में बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा और आज पार्ट 3 रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? ये भारत में आया ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर बनके। अब पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे भारत में काम करती थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, पहले तो पलासी की लड़ाई के बाद भी इनको काफी अधिकार मिल गए, बट बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी के हाथ में बहुत सी पावर्स आ गई थी, जैसे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये 3 जो स्टेट्स हैं, इनका रेवेन्यू कलेक्शन, इनका दीवानी राइट शाह आलम दूसरा मुगल बादशाह जो है उससे इन्होंने हासिल कर लिया था। तो इसके अलावा अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उससे भी इनको 2 प्रदेश मिले थे, कड़ा और इलाहाबाद का। उसके बाद में ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का इलाका है, काफी बड़ा इलाका था। तो लॉर्ड क्लाइव जो है ये कंपनी की तरफ से फिर बंगाल का गवर्नर बना और उसने 1765 इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एक नया सिस्टम शुरू किया था बंगाल में, ड्यूअल सिस्टम, दोहरी शासन प्रणाली उसने शुरू की थी। दोहरी शासन प्रणाली क्या है कि 2 हिस्सों में बांट देना प्रशासन को। एक है कि जो नवाब काम करेगा, जुडिशियल सिस्टम, पीस एंड सिक्योरिटी सिस्टम, वो सारा भार जो है वो नवाब के ऊपर होगा। दूसरा है रेवेन्यू कलेक्शन, तो ये ब्रिटिशर्स के हाथ में था। देखा जाए तो जो व्यक्ति नवाब है, जो सारे काम कर रहा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसी के हाथ में दीवानी राइट्स होने चाहिए, पैसा उसी के हाथ में होना चाहिए। बट ब्रिटिशर्स ने, स्पेशली लॉर्ड क्लाइव ने बहुत चालाकी की, उसने ड्यूअल सिस्टम अडॉप्ट किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले में जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम, उनको पेंशन लगा दिया था 26 लाख रुपए का, कि आपको 26 लाख रुपए सालाना हम टैक्स या रेवेन्यू पे करेंगे। अब लॉर्ड क्लाइव के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं 1772 में बंगाल का नवाब बनके भारत में आया। जब वो भारत में आया, बंगाल में पहुंचा, उसने आके देखा कि सिस्टम बड़ा अस्त व्यस्त हो चुका है। कई काम जो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किए हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाए, अंजाम नहीं दे पाए, या कोई प्रॉपर शेप नहीं मिल पाया। कई तरह के काम है जो बहुत उलझ गए थे, कोई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई सही ढंग नहीं चल रहा था, बहुत अपसेट हो गया था सिस्टम। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके कुछ रिफॉर्म्स किए। इनका टाइम पीरियड जो था भारत में बंगाल का नवाब बनके जब आए, ये 1772 से लेके 1785, तकरीबन 13 साल का समय ये भारत में रहे। बंगाल के अंदर काफी हद तक इन्होंने रिफॉर्म्स किए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। तो सबसे पहला जो इन्होंने काम किया, जो सबसे मुश्किल काम था, जिसकी वजह से बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, कि ड्यूअल सिस्टम जो चल रहा था, कि नवाब जो है प्रशासनिक कामों के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन सारा का सारा ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब ब्रिटिशर्स अपने नाम पे कोई भी प्रशासनिक काम नहीं कर सकते हैं और नवाब जो है वो अपनी तरफ से कोई भी फाइनेंशियल कार्य नहीं कर सकता है। तो ये दोनों की बड़ी उलझन थी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही पहले ड्यूअल पॉलिसी जो है, ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि हु स्टार्टेड एंड हु एंडेड द ड्यूअल पॉलिसी इन बंगाल। तो स्टार्ट किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने, और एंड किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब उसने क्या किया कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मीर जाफर पहले नवाब बनाया गया था बक्सर की लड़ाई के बाद में, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में उसका छोटा बेटा जो नाबालिग था, माइनर था, उसको नवाब तो बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन उसकी वाइफ मुन्नी बाई के हाथ में था, मुन्नी बेगम के हाथ में था। तो जो ये वो अपने ढंग से कोई चला नहीं पा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन, ना वो कोई खर्चा दे पा रही थी अपने मंत्रियों को कोई काम करने के लिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सिचुएशन को समझा और मीर जाफर की पत्नी को एक पेंशनर बना दिया
और उसको एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया और उसके बेटे जो प्रिंस है उसका पालन पोषण के लिए उसको खर्चा और कुछ एवरेज जो सालाना एक पेंशन है उसको लगा दी। देन ही कंबाइंड बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश कंपनी। उसके बाद में उन्होंने जो काम किया, अपॉइंटमेंट ऑफ द ब्रिटिश कलेक्टर्स। अब ये एरिया बहुत बड़ा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसको 35 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांटा गया। ये 35 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं काफ़ी फर्टाइल एरिया था इनका, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनका होता था। तो रेवेन्यू कलेक्शन के काम के लिए किसी भी भारतीय व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना ये उन्होंने मुमकिन नहीं समझा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सबसे बड़ा काम क्या किया कि उनको ये लगा कि सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके ऊपर कलेक्टर्स लगाए जाएं जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और वो कलेक्टर्स जो हैं वो स्पेशली ब्रिटिशर्स ही होने चाहिए। कोई भी भारतीय व्यक्ति कलेक्टर की पोस्ट के ऊपर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। और कलेक्टर जो है एक बहुत ज़्यादा आला दर्जे का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हायर क्वालिफाइड पर्सन होगा, जो सारा का सारा रेवेन्यू के बारे में ध्यान करेगा। इसके अलावा जो उन्होंने काम किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा। ये ट्रेजरी क्या है? ये बंगाल का खजाना है। खजाना बंगाल के नवाब का ही था, बट अब ये सारा का सारा बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन और बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन जब ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ चुका, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि अब इसको हमने ही सारा मैनेज करना है। तो उस समय जो नवाब हैं उनकी कैपिटल जो थी मुर्शिदाबाद थी, और कैपिटल एरिया में ही उनकी ट्रेजरी थी, उनका खजाना था, तो वहां पे सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था। बट जो ब्रिटिशर्स का अपना ऑफिस था, अपना इनका मेन जो स्पॉट था वो था कैलकाटा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बड़ा काम क्या किया कि जो ट्रेजरी है, खजाना जो है, वो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके उसको कैलकाटा में ले आए, और काफी सालों तक आगे तक ये कैलकाटा जो है वो ट्रेजरी और जस्ट लाइक अ कैपिटल सिटी ऑफ बंगाल की तरह जो है वो चलता रहा। इवन आज भी अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल कैलकाटा जो है वो बना हुआ है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रीऑर्गेनाइज। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रशासन को दोबारा से संगठित किया। प्रशासन क्या है? राजा नवाब जो है वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, उनका बेटा, क्योंकि ये एक सक्सेशन का रूल होता था कि पिता की मृत्यु के बाद में लड़का ही जो है वो नवाब बनेगा। तो उसका लड़का, मीर जाफर का लड़का जो है बहुत जूनियर था, माइनर था वो। तो उसकी माँ, बच्चे की माँ जो है वो मुन्नी बेगम, ये नवाब होने की कंडीशन में सारा उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाल रही थी, पर इतना इफेक्टिवली संभाल नहीं पा रही थी। तो उनको इस नवाब के पोजीशन से अलग कर दिया, उनको एक पेंशनर बना दिया, और टोटल जो एरिया है वो अंडर दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मान लिया गया। ये टोटल नया ऑर्गेनाइजेशन था। इवन मिनिस्ट्री में भी चेंज किया गया, नए मिनिस्टर्स लगाए गए, और काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स की नई नई जो अपॉइंटमेंट्स जो है वो की गई। इसके अलावा जो सुप्रेशन ऑफ डिकॉइट्स या डाकुओं का खात्मा, ये एक बहुत प्रचलित है ये चीज़ कि उस एरिया में डाकू बहुत थे। कोई पर्टिकुलर गांव थे जहां पे बड़े बड़े ग्रुप्स थे, गैंग्स थे डाकुओं के, क्योंकि ये कैलकाटा, ये बंगाल का रीजन ऐसा था जो बहुत रिच रीजन था। दूसरा, बिल्कुल समंदर के किनारे होने की वजह से समुद्री जहाज बहुत चलते थे, व्यापार बहुत होता था। तो कई लोग ऐसे थे जो पूरा का पूरा ग्रुप बना के लूटपाट का काम करते थे। तो ये बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए एक सबसे बड़ा धक्का था, एक कमजोरी थी कि इतना सामान आता था या इतना पैसा कैरी किया जाता था, उसको रास्ते में लूट लिया जाता था। तो उसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी सेना लगा के जहाँ जहाँ कहीं भी उनको ये इंफॉर्मेशंस मिली कि इस इलाकों में डाकू हैं, तो उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की और उनको जेलों में डाल दिया गया लंबे समय के लिए, ताकि ये दोबारा से कभी डकैती करने के बारे में सोच ना सके। इसके बाद में इन्होंने स्टॉप द पेंशन ऑफ मुगल एम्परर।
मुगल बादशाह शाह आलम दूसरे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी। अब उनकी पेंशन क्या है, उनको टैक्स देना बंद कर दिया। ये कौन सा टैक्स है? बक्सर की लड़ाई के बाद में उनसे अंग्रेजों ने, लॉर्ड क्लाइव ने स्पेशली, उन्होंने एक राइट हासिल किया था, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये तीनों इलाकों का रेवेन्यू कलेक्ट, तकरीबन उनको करोड़ 1.5 करोड़ इकट्ठा होगा, तो उसके बदले में उन्होंने 26 लाख रुपए बादशाह शाह आलम को देना मान लिया। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, धीरे धीरे उनको ये लगा कि अब तो यहाँ पे कोई नवाब भी नहीं है बंगाल में, अब ये सारा का सारा इलाका हमारा है। थोड़े उनके और पैर जम गए थे, तो उसने एक बड़ा काम क्या किया कि हम 26 लाख रुपए बादशाह को क्यों दें। उन्होंने ये जो टैक्स कह लीजिए, चाहे उसकी पेंशन कह लीजिए, वो बंद कर दी। ये बहुत बड़ा सेटबैक था मुगल एम्पायर के लिए, मुगल बादशाह के लिए, बट वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। इवन 1765 में जो अवध के नवाब हैं शुजा-उद-दौला, उनसे 2 प्रदेश लिए गए थे, कड़ा और इलाहाबाद का। ये प्रदेश बेच दिए गए थे मुगल बादशाह शाह आलम को 50,000 रुपए में। अब वो प्रदेश भी उससे वापस ले लिए गए। इसके बाद में ये जो प्रदेश उससे वापस लिए, जो डिस्ट्रिक्ट्स उससे वापस लिए, ये फिर से दे दिए गए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को, और उससे 50,000 ले लिए गए। तो ये एक सिस्टम क्या था कि लॉर्ड क्लाइव ने एक बंदे के 2 एरियाज छीने, कड़ा और इलाहाबाद, और दूसरे को बेच दिए 50,000 में। अब उससे छीन लिए और फिर इसी को वापस कर दिए, पर फिर बेचे 50,000 रुपए लिए। मतलब एक ही बंदे के प्रदेश हैं, उससे 1 लाख रुपया कमा के उसी को वापस दे दिए ब्रिटिशर्स ने। 50,000 कमाया लॉर्ड क्लाइव ने, 50,000 कमाया गया वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, ये टोटल इन्होंने ये पैसा कमाने का मेन काम जो है ये इन्होंने किया था। इसके बाद में ये सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है, इसके लिए एक बोर्ड जो है, रेवेन्यू बोर्ड इन्होंने एस्टैब्लिश किया। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट अ रेवेन्यू बोर्ड वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का काम था। आज भी अगर आप देखते हैं पूरे भारत में, अगर मैक्सिमम टैक्स जो जनरेट करते हैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो सारे के सारे भारत में ये जो रेवेन्यू या टैक्सेस जनरेट करके पूरे जो हमारा भारत की ट्रेजरी है उसमें मैक्सिमम इनकम जनरेट करके देते हैं। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट असल में जो एस्टैब्लिश किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। कि ये पहले क्या होता था कि सिर्फ 3 इलाकों से टैक्स इकट्ठा करना है, अब और भी टैक्सेस जो हैं इकट्ठे होने हैं। लैंड टैक्स के अलावा और क्या क्या टैक्सेस लगाए जाएंगे, और वो टैक्सेस जो हैं एक बोर्ड के अंडर कलेक्शन किया जाएगा, उनको प्रॉपर जो है एक सिस्टम के अंडर कलेक्शन किया जाएगा। सिस्टम के अंडर उन टैक्सेस को जो है वो फर्दर यूटिलाइज किया जाएगा। ये रेवेन्यू जो बोर्ड है ये काफी हद तक एक सक्सेसफुल एक सिस्टम रहा था, दैट वाज स्टार्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में इन्होंने ये काम किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके 35 डिस्ट्रिक्ट थे, बहुत बड़ा इलाका था, बहुत स्टाफ लगाना पड़ता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जब लोग जाते और उनको तनख्वाह देना पड़ता था जो कलेक्शन के लिए जाते थे, तो जब वो लोग जाते तो जहाँ किसान है, जमींदार हैं, तो वो कभी कह देते बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया, हमारे पास पैसा नहीं है, या कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। तो ऐसे में हर साल या हर महीने तनख्वाह देना, और वो बंदे वापसी में कुछ भी नहीं लेके आते हैं, फालतू का ये काम लग रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक काम किया कि हर साल या हर महीने तलवार लटकती है किसानों के ऊपर। उनको ये लगता है कि अभी कलेक्शन वाले आ जाएंगे, हमारे से रेवेन्यू मांगेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें बेच बांट के सामान अपने घर का वो देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से, कि किसानों को भी थोड़ा सा सिक्योरिटी रहे और हमारा भी स्टाफ कम लगाना पड़े, स्टाफ को सैलरीज जो देते हैं वो पैसा किसी और जगह पे लगाएं। इन्होंने 5 ईयर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू किया कि 5 सालों के लिए जमीन किसानों को दे दो और 5 साल का रेवेन्यू डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो उनके साथ। 1 साल का अगर 100 रुपए है तो 5 साल का 500 रुपए, या वो स्टार्टिंग में 500 रुपए दे दें
या वो आखिर में 500 दे दें या वो हर साल 100-100 रुपए करके जमा कराएं, ये उनकी मर्जी है। तो इससे ये होगा कि हर साल व्यक्ति उनके पास में नहीं भेजने पड़ेंगे। जो अपना स्टाफ अपॉइंट करना था वॉरेन हेस्टिंग ने, उसका खर्चा काफी हद तक बच गया। हाँ, लेटर ऑन उन्होंने ये देखा कि ये 5 ईयर प्लान जो है ये इतना सक्सेसफुल नहीं रह रहा है, लोग इससे अयाश हो जाते हैं, टैक्स भरते नहीं हैं, भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि हम ही मालिक हैं। तो इसके लिए आए साल रिवीजन करना शुरू किया, 1 साल के लिए, जो ये सिस्टम को 5 साल से कम करके 1 साल के लिए, कि 1 साल बाद रिवाइज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पूरे टैक्सेस नहीं दे पाएगा तो उसकी जगह पे किसी और को जमीन दे दी जाएगी। इससे उनको डर बना रहेगा कि हमने जो रेवेन्यू है वो पूरा भरना है, ताकि हमारे पास ये जमीन जो है वो वापस चलती रहे। इसके बाद में सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, जो एक दीवानी और फौजदारी अदालत की हम बात करते हैं, फॉर्मली एस्टैब्लिशमेंट किया वॉरेन हेस्टिंग ने। पहले न्याय का जो सिस्टम है ये क्या होता था कि हिंदू लोग मंदिर में जाके पुजारी के पास जाके न्याय मांगते हैं, या गांव के सरपंच जो हैं पंचायत में बैठ के न्याय कर देते हैं। और ऐसे ही इस्लाम में भी, सिखिज्म में भी ऐसे ही चलता था। तो इसमें जो फेवरेबल पर्सन है जनरली उनको मतलब फेवर करके तो उनको न्याय मिल जाना, बाकी लोगों के साथ में नाइंसाफी भी हो जाती थी। तो न्याय जो है, जो जस्टिस जुडिशियल सिस्टम जो है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। किसी केस में कैसा न्याय मिल रहा है, किसी केस में कैसी जजमेंट हो रही है, तो ये एक फिक्स सिस्टम नहीं था। अब इसके लिए सिस्टम को फिक्स किया वॉरेन हेस्टिंग ने, क्योंकि जितना उनका एरिया बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो अब वहां पे क्राइम भी बढ़ रहा था। उसको रोकने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी को सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया। और एक ही अदालत में एक तरह के सारे तरह के केसेस आते जाएं, वो फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उसको उन्होंने रोकने के लिए, क्योस को रोकने के लिए 2 तरह की अदालतें बनाई। एक हम दीवानी अदालत कहते हैं, जिसमें पैसे के मसले, कि किसी ने किसी का पैसा चुरा लिया, किसी ने किसी का पैसा हड़प कर लिया, जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, या ऐसे किसी का पैसा लेके वापस नहीं दिया, तो ये चीजें पैसे के साथ रिलेटेड जो हैं वो दीवानी अदालत में वो सारे जो मुद्दे हैं वो ले जाए जाएंगे। दूसरा है फौजदारी, क्रिमिनल कोर्ट्स हम इनको कहते हैं। कोई क्राइम किया है, किसी को मार दिया, या किसी का कत्ल करने की कोशिश की, या किसी की पिटाई की, या किसी के हाथ पैर काटे हैं, या किसी के क्राइम जो साथ में उसके साथ दिया है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाएंगी। तो ये अलग करके लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर वे से मेंटेन करने का काम भी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग ने कर दिया था। इसके बाद में जुडिशियल सिस्टम वाज इन रिटन फॉर्म। पहले क्या होता था कि पंचायत बैठी है, या इवन कोई मतलब कोई बड़े ऑफिसर के सामने भी गए, बातचीत की, उन्होंने मुद्दा सॉल्व कर दिया, अपना जजमेंट दे दिया, तो ये मामला समझिए रफा दफा हो गया। पर दोबारा से अगर वो बात उठती है तो कैसे माना जाएगा कि अगर वो व्यक्ति जिसने न्याय किया था, जजमेंट दिया था, वो नहीं अवेलेबल है, तो फिर क्या, प्रूफ ही नहीं है कुछ भी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सबसे बड़ा स्टेप ये लिया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि जो भी कोई अदालत के अंदर न्याय होता है, इवन जो पुलिस स्टेशन में भी कई केसेस सॉल्व किए जाते हैं, उन सब का जजमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में होगा। उसका कारण क्या, कि अगर ऐसा ही कोई और केस आता है तो उसके ऊपर सेम जजमेंट जो है वो लागू कर दी जाएगी। या कभी किसी को गलत लगे कि ये न्याय मेरे साथ नहीं किया, अच्छा नहीं किया, वो अपर कोर्ट में जाना चाहता है, तो ये रिटन जो उसको न्याय मिला है, जजमेंट मिला है, वो लेके उसको जाके कोर्ट कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने महसूस की, कि कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं, एक दस्तखत मिला हुआ था कंपनी के नाम पे, जो कि बहुत साल पहले थॉमस रू ने जहांगीर के साथ में एक टाई अप किया था। तो एक फ्री पास जिसको हम कह सकते हैं कि कंपनी को मिला हुआ था, और वो कंपनी का जो भी माल है बंगाल के एरिया में से निकलेगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। इसका मिसयूज करते थे कंपनी के एम्प्लॉयज सेल्फ ट्रेड के लिए, कि अपना भी पैसा लगा के कुछ सामान जो है कंपनी का कार्ड दिखा के निकाल लिया, और वो टैक्स फ्री हो गया, और सामान बेचा और खूब पैसा कमा लिया।
तो वॉरेन हेस्टिंग ने ये सिस्टम जब देखा कि कंपनी के एम्प्लॉयज बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ ध्यान करते हैं, कंपनी भी घाटे में जा रही है, जो कॉमन लोग हैं उनको भी बहुत घाटा हो रहा है, तो ये अब दूसरा क्या था कि अब कोई बंगाल का नवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन देख नहीं रहा, अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उन्होंने ये दस्तखत सिस्टम जो है ये बिल्कुल अबॉलिश कर दिया कि अब एक टैक्स जो फिक्स किया जाएगा वो सबके ऊपर लागू होगा, कोई भी फ्री ट्रेड ऐसे कोई पास सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है वो एस्टैब्लिश किया था। ये वॉरेन हेस्टिंग की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो पैसा जनरेट करने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ये देखा कि भारत में इतना स्कोप है, इतना सामान है जिसको बाहर भेजा जा सकता है, इतनी फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, अलग अलग तरह की फसलों को बीजा जा सकता है, और उन्होंने ये जानना चाहा कि यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें बाहर पसंद की जाती हैं। तो ये ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे कि इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेड करना चाहिए, तो उन्होंने एक नया बोर्ड एस्टैब्लिश किया, बोर्ड ऑफ ट्रेड। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 या 4 कंट्रीज में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि वहां से ये जानकर आए, इंफॉर्मेशन लेकर आए कि उनको कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और उनमें से प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से इंडिया में, बंगाल के एरिया में बनाए जा सकते हैं, या अगर एग्रीकल्चरल है तो कौन से इलाके में उगाए जा सकते हैं। तो इससे उन्होंने उन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू किया, और इवन उन्होंने करेंसी पे भी जोर दिया। हालांकि जो नोट वो बनाना चाहते थे वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट एक करेंसी सिस्टम, ताकि उनका फॉरेन ट्रेड में जो है वो आसानी से जो चल सके ये ट्रेड, क्योंकि करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो इनका इम्प्रूवमेंट था भारत के जो बंगाल एरिया में इन्होंने किया। सो दीज आर ऑल द रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। थैंक यू।